तो देखो आज हम नेट के बारे में देखेंगे कि नेट के एग्जाम में क्या क्या तो एग्जाम का पैटर्न रहता है, एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, आप उस सिलेबस को कहाँ से कवर करोगे और कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आता है। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट हो वो बीच में पूछ लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम के अंदर कितने पार्ट होते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, कितने अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो देखो एग्जाम के अंदर ना, नेट के एग्जाम में आपके 3 पार्ट्स आएंगे। पार्ट ए आएगा, पार्ट बी और पार्ट सी। ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। अब देखेंगे कि इसके अंदर टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं और मार्क्स क्या होता है पर क्वेश्चन, मार्क्स पर क्वेश्चन और नेगेटिव मार्किंग क्या क्या होती है। ठीक है, हर एक पार्ट का हम अलग अलग से देखेंगे कि कितने क्वेश्चन हैं, कितने अटेम्प्ट करने हैं, मार्किंग। ठीक है, और कितने नंबर के होंगे। देखो पार्ट ए के अंदर आपका क्या आएगा, रीजनिंग, रीजनिंग और जर्नल एप्टीट्यूड। ठीक है, रीजनिंग और जर्नल एप्टीट्यूड जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में भी आता है ना, रीजनिंग वाला पार्ट, पार्ट ए के अंदर आपके रीजनिंग आएगी। इसके अंदर आपको वहां टोटल 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। रीजनिंग के पार्ट ए होगा, उसके अंदर आपके 20 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 15। 20 क्वेश्चंस में से आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर कोई बच्चा 20 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तो मार्क्स उसको फर्स्ट 15 के ही मिलेंगे। ठीक है, मार्क्स उसको फर्स्ट 15 के ही मिलेंगे। अब देखो इसके अंदर 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का। ठीक है, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा। और सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन है 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें से कोई भी एक करेक्ट होगा। तो इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5 मार्क्स की। ठीक है, समझ आ गया सभी को। बोलो इसमें किसी कुछ पूछना हो तो। ठीक है, ठीक है, तो 20 क्वेश्चन होंगे, 15 अटेम्प्ट करने हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और 0.5 नेगेटिव मार्किंग होगी। इसी तरीके से जो पार्ट बी है और पार्ट सी है, इसके अंदर आपका मैथ्स का पोर्शन आएगा। मैथ्स का पोर्शन मतलब जो भी आपका सिलेबस होगा अभी बताऊंगी, तो पार्ट बी और पार्ट सी के अंदर वो आएगा। अब पार्ट बी के अंदर आपके पास टोटल क्वेश्चन होंगे 40। ठीक है, पार्ट बी में आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको 25 ही आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर 25 से ज्यादा अटेम्प्ट करोगे तो फर्स्ट 25 ही चेक होंगे। ठीक है, तो 40 में से आप 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का। तो मतलब 75 मार्क्स का तो आपका पार्ट बी भी हो गया। ठीक है, यहाँ से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 0.75। 0.75 अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो उससे कितने नेगेटिव मार्किंग, 0.75। यहाँ पर भी आपका सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, उन चारों में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इस तरीके से आपका पार्ट बी रहेगा। अब देखो पार्ट सी, ये जो पार्ट सी है ना, यही नेट का एग्जाम निकलवाते हैं, पार्ट सी के ऊपर ही बेस्ड रहता है आपका पूरा नेट एग्जाम। अब पार्ट सी के अंदर आपके पास टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, सिर्फ और सिर्फ 20। अब आपकी यहाँ पर ये चीज देखी जाएगी कि आप 60 में से कौन से 20 आप चूज कर रहे हो। ठीक है, मार्क्स तो सभी के इक्वल ही मिलेंगे। अब मान लो कोई बच्चा डिफिकल्ट क्वेश्चन को पहले ही सिलेक्ट करके बैठ गया, ठीक है, अब वो उसको निकाले जा रहा है, निकाले जा रहा है, कितना टाइम निकल गया उसका। तो यहाँ पर आपकी मेन चीज क्या रहती है कि आप 60 में से उन इजी 20 को कैसे ढूंढ पाते हो। ठीक है, तो यहाँ 60 में से आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और यहाँ जो 20 क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 4.75। 4.75 मार्क्स का होता है यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब आप सोचोगे कि तो बहुत ही 60 में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का। बट यहाँ पर एक और चीज होती है, यहाँ पर देखो इसको डिफिकल्ट बना दिया पार्ट सी को। आपको क्वेश्चन दिया है, 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी डी।
अब ये आपका होता है मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चंस, मतलब यहाँ पर एक से ज्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, जो पार्ट सी है ये कैसा होता है, पार्ट मल्टी चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पर आपके एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। मान लो ये कोई क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है ए बी, बी बी और डी, तीन ऑप्शन है इसके, ए बी और डी। अब किसी बच्चे ने क्या किया, ए और बी तो लगा दिया पर सी और डी को नहीं लगाया, तो उसको इसका एक नंबर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर तीन ऑप्शन करेक्ट है तो तीनों ही आपको सिलेक्ट करने, तब जाके आपको 4.75 मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने दो ठीक कर दिए तो उसका आपको मार्क्स मिल जाएंगे, उसका आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आपका नेट का पैटर्न रहता है। ये आपके टोटल हो गए क्वेश्चन कितने, 120 क्वेश्चंस हो गए, जिसमें से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 60, और टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके, 200। बोलो किसी को कुछ डाउट हो तो इस चीज में, हो गया क्लियर? बोलो बोलो। हम्म। सी और बी का सेम ही है, मैथ्स ही होगा दोनों में। पार्ट बी और पार्ट सी में आपका मैथ्स का ही सिलेबस रहेगा। ओके, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से टफ बना दिया ना इसको, कि आपके एक से ज्यादा क्वेश्चंस ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत, मतलब बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है। मतलब आप सोच के चलो कि यहाँ पर एक एक ऑप्शन एक एक क्वेश्चन ही है, चार ऑप्शंस मीन्स चार क्वेश्चंस। और पूछो, किसी ने कुछ पूछना है तो। आगे डिस्कस करें फिर, अब सिलेबस की तरफ चलें, इसका क्या है। एक मिनट, मैंने कल यहाँ सेंड किया था, वेट। देखो ये रहा सिलेबस। हाँ बोलो। क्या कह रहे हो? मैथ्स, हाँ मतलब जैसे रीजनिंग मैथ्स, रीजनिंग मैथ्स। हेलो, किस में, पार्ट ए में? हाँ हाँ हाँ, पार्ट ए के अंदर आपका जो रीजनिंग होती है, जनरल एप्टीट्यूड, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है ना, वही वाली चीज आएगी पार्ट ए में आपकी। आती नहीं क्या रीजनिंग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर कभी तैयारी की हो तो सेम वही चीज आएगी। ठीक है, अब कौन ज्वाइन कर रहा है? अच्छा, अब हम क्या कर रहे थे, सिलेबस। अब देखो पार्ट बी और पार्ट सी के लिए सिलेबस क्या रहेगा आपका, ये पार्ट बी और पार्ट सी के लिए है। पार्ट बी में देखो, एक मिनट में इसको डाउनलोड कर लेती हूँ। अरे यहाँ पर भी ऐसी ओपन हो रही है ये। चलो कोई बात नहीं। देखो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में क्या रहेगा आपका, उसमें मैथ्स रहेगा। तो यहाँ पर देखो, ये सबसे पहले जो सिलेबस गिवन है ना, ये वाली चीज है, ये वाली आपकी किस चीज का सिलेबस है, ये जो आपने रियल पढ़ रखा होगा, ये रियल एनालिसिस आपका, ये वाली चीज देखो, एनालिसिस लिख रखा है। इसके अंदर क्या क्या आएगा, एलिमेंट्री सेट थ्योरी, फाइनाइट काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट, रियल नंबर सिस्टम एज अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। ये देखो, ये सारा का सारा रियल का टॉपिक है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको बस। हाँ ये वाला ठीक है। देखो, ये लिख रखा है ना पार्ट ए, सॉरी यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट में क्या रहेगा आपका, रियल एनालिसिस। ये आपका रियल एनालिसिस है। देखो आपने इसमें क्या क्या पढ़ रखा है, आप ग्रेजुएशन में भी पढ़ के आए हो इसके कुछ टॉपिक्स, और अब एमएससी में भी आप रियल एनालिसिस पढ़ रहे हो। ठीक है, ये सेट थ्योरी आ गई, फाइनाइट काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट। ये देखो यहाँ पर सुप्रीमम इन्फीमम आपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा होगा। सीक्वेंस एंड सीरीज का तो आपका पूरा का पूरा मैथ्स ही था, ग्रेजुएशन में था ना सीक्वेंस एंड सीरीज कन्वर्जेंस का, ध्यान हो तो किसी को। ठीक है, ये देखो वहां से भी कवर हो जाएगा। अगर देखो
क्या है, या तो आप अभी कोचिंग ले लो, फाइनल ईयर वाले तो अगर कोचिंग ले रहे हैं तो बढ़िया बात है, अगर नहीं ले पा रहे वो कोचिंग, फर्स्ट ईयर वाले भी और फाइनल वाले भी, तो वे क्या करें, इसमें से वे टॉपिक्स देखें जो आप पहले कर चुके हो। ठीक है ना। आप क्या करेंगे, इनमें से वे टॉपिक्स देखेंगे जो आप पहले ग्रेजुएशन में कर चुके हो या एमएससी में कर रहे हो। ठीक है, तो उसके ऊपर आप अलग से थोड़ा ज्यादा फोकस देना, और फिर क्या करोगे, उन टॉपिक्स को कवर करने के बाद नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ और देखो कि आप उन टॉपिक्स से पढ़ के क्या क्वेश्चंस आप सोल्व कर पा रहे हो। ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे फिर देखो उनके सॉल्यूशंस कि किस तरीके से, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम थ्योरी तो कर लेते हैं बट हमें नहीं पता होता कि उसको हमें क्वेश्चंस पर अप्लाई कैसे करना है। ठीक है ना। एमएससी और ग्रेजुएशन में क्या, आपने थ्योरम पढ़ी, उसका प्रूफ पढ़ लिया, बट नेट में क्या, आपने सिर्फ थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ी और उस थ्योरम को क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करना है ये चीज आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से एक एक थ्योरम का जो स्टेटमेंट होती है ना वो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, नेट के जब पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो तो देखो सीक्वेंस एंड सीरीज कन्वर्जेंस आप ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हो, ये बोल्जानो-वेस्टर्स थ्योरम भी आपने पढ़ी होगी, कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम, ये सारा ग्रेजुएशन में कर चुके हो आप। अब ये देखो सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, मेरे ख्याल से ये एमएससी फर्स्ट टाइम में पढ़ी होगी, आया था ना आपके, ये एमएससी फर्स्ट टाइम का आ गया। ये रेमान सम और रेमान इंटीग्रल ये आप पढ़ चुके हो ग्रेजुएशन में, इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी ग्रेजुएशन का टॉपिक है। इसके बाद देखो मोनोटोनिक फंक्शन, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये सारा क्या है कि आप बेसिक्स तो एक बार पढ़ लो जो आपने पढ़ रखा है ग्रेजुएशन और एमएससी में, इसके बाद थोड़ा सा लेवल नेट के लिए थोड़ा सा बढ़ जाता है, अब वो बाद में कवर कर लोगे अगर आप अभी कोचिंग नहीं ले पा रहे हो तो। ठीक है, तो मेन चीज क्या है कि आप अभी इन टॉपिक्स पे फोकस करके ग्रेजुएशन और एमएससी लेवल का पढ़ लो जितना पढ़ा जा सकता है। तभी बोलते हैं कि मतलब अच्छे से अगर ग्रेजुएशन एमएससी किया तो काफी हेल्प मिलती है आगे नेट के एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर देखो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, कुछ टॉपिक्स हैं जो आपने नहीं पढ़े होंगे बट काफी मतलब मैक्सिमम टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं। अब देखो मीट्रिक स्पेस भी पढ़ रखा होगा, मीट्रिक स्पेस, कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस, ये वाली चीजें पढ़ रखी होंगी सारी की सारी। तो ये आपका क्या है, पूरा का पूरा रियल एनालिसिस का सिलेबस। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा इजी भी है और स्कोरिंग भी है। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा मार्क्स का आता है लीनियर अलजेब्रा नेट के एग्जाम में, और ऐसा नहीं है कि इसके क्वेश्चन निकल नहीं पाते, इसके क्वेश्चन इजीली निकल जाते हैं। ये आप कहाँ से करोगे, जो आपने देखो लीनियर अलजेब्रा के अंदर एक तो बीए फर्स्ट सेम में आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा का पेपर जहां आपने मैट्रिक्स वगैरह की होंगी, और एक लीनियर अलजेब्रा आपने सिक्स्थ सेम में पढ़ा होगा। मोस्टली सिलेबस इसका यहाँ से कवर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, ये सब आप पढ़ चुके हो किसमें, लीनियर अलजेब्रा में, लीनियर अलजेब्रा में पढ़ चुके हो आप सिक्स्थ सेम में। और ये अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, रैंक, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस, लीनियर इक्वेशन, ये आप पढ़ चुके हो फर्स्ट सेम में। आइगन वैल्यू क्या होती है, आइगन वेक्टर, ये सब फर्स्ट सेम का है। इसमें बस कुछ एक दो टॉपिक अलग से ऐड हुए हैं, बाकी कुछ अलग चीज नहीं है, जैसे जॉर्डन फॉर्म आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है ना, इस तरीके से एक तो टॉपिक्स हैं जो अलग हैं, बाकी ग्रेजुएशन में आप काफी कवर कर चुके हो। ठीक है, तो ये आपका था लीनियर अलजेब्रा का सिलेबस। इसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। देखो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ग्रेजुएशन में भी था, रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, प्लस में आपके एमएससी में भी है। फाइनल ईयर वालों ने तो पढ़ा होगा ना। कहाँ हो तुम सब, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। हम्म, अरे वो पीडीएफ कहाँ गई, हाँ अब कौन आ रहा है भाई। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में देखो सबसे पहले तो आपको ग्रेजुएशन वाली बुक उठानी है कॉम्प्लेक्स की, उसमें से आपको कॉम्प्लेक्स का बेसिक चीजें पढ़नी है, उसमें आपने ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ रखी है। देखो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स प्लेन, पॉलिनोमियल, पावर सीरीज भी आप पढ़ चुके हो। ट्रांस बिल्कुल इजी, देखो वही चीजें हैं सारी, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस, एनालिटिक फंक्शंस, कोची रीमान इक्वेशंस। ठीक है, ये देखो कोशिश थ्योरम, कोशिश इंटीग्रल फॉर्मूला, लिवोलिस थ्योरम, ये आपने पढ़ी है सारी की सारी एमएससी में, ये सारी की सारी एमएससी का सिलेबस है। कैलकुलस ऑफ रेजिड्यूज, टेलर सीरीज, लोरियंट सीरीज, मतलब पता है क्या है कि अगर आप ग्रेजुएशन और एमएससी का भी अच्छे से कर रहे हो ना, ईमानदारी से काम कर रहे हो, तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाले नेट के एग्जाम में।
ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपका हो गया यहाँ से। इसके बाद बात आ रही है एल्जेब्रा की। ये मैं आपका मॉडर्न एल्जेब्रा, जहाँ ग्रुप एंड रिंग की बात आती है। तो ये आपने कहाँ पढ़ रखा है? ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है, ग्रुप एंड रिंग। देख लो, परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस, ये सारी वही चीजें हैं। देखो इसके अंदर नंबर थ्योरी भी आ रही है। नंबर थ्योरी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, डिविजिबिलिटी इन इंटीजर्स, कॉन्ग्रुएंसीज, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रखी है, आइलर्स फंक्शन पढ़ रखा है, प्रिमिटिव रूट्स। यहाँ पे ही आ गया ग्रुप्स का। ग्रुप्स क्या होते हैं? सब ग्रुप। अरे आपने एमएससी में भी तो पढ़ा है ये। एमएससी में जब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है आपके, है ना वही चीज। नॉर्मल सब ग्रुप, क्वेश्चंस ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप, देखो वही चीज है। कैलेस थ्योरम, सिलोस थ्योरम, सिलोस थ्योरम तो आपने पढ़ी होंगे सारी। सिलो फर्स्ट थ्योरम, सिलो सेकंड थ्योरम, देख लो वही चीज है। अब ये आ गया रिंग वाला। ये आपने शायद कोडिंग में पढ़ा होगा कुछ कुछ, कोडिंग अलजेब्रा में। रिंग्स क्या है? आइडियल्स, प्राइम, मैक्सिमल आइडियल, यूनिक फैक्टराइजेशन, डोमेन। और ये जो एमएससी थर्ड सेम में पढ़ा, ये अलजेब्रिक नंबर थ्योरी में काफी चीजें। तो देखो ये वाली चीज मैं बता भी रही थी आपको, एक मिनट कहाँ गया। इरिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया, आइंस्टाइन क्राइटेरिया ऑफ इरिड्यूसिबिलिटी, ध्यान हो तो। पोलिनोमियल रिंग, ये सारा वही है। ये गैलोइस थ्योरी आपने पढ़ रखी है, मॉडर्न अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पेपर एमएससी में। तो कुछ भी अलग नहीं है, वही चीजें हैं जो आपने पढ़ रखी है। ये देखो टोपोलॉजी आ गया, टोपोलॉजी भी पढ़ रखी होगी, बेसिस। टोपोलॉजी का मुझे ज्यादा नहीं पता, तो आप देख लेना ये जो भी टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसके बाद है ओडी। ओडी तो मैं करवाऊंगी अभी, फाइनल ईयर वाले तो कर चुके हो। अब जो फर्स्ट ईयर में है उनके सेकंड सेम में भी ओडी आएगा और थर्ड सेम में भी ओडी आएगा, और उसमें इसका बहुत सारा सिलेबस कवर हो रहा है। देखो मैं बताती हूँ, फाइनल ईयर वाले तो देख लेना क्या क्या है। एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशंस, सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ओडी, ये आपका थोड़ा सा आएगा ग्रेजुएशन का। ग्रेजुएशन का बेसिक्स यूज होगा, मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन का पढ़ रखा है तभी आप एमएससी लेवल का कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद देख लो, ग्रीन फंक्शन पढ़ रखा है, अभी आया था थर्ड सेम में। ये देखो, स्टर्म लिवोवली बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, किया था कि नहीं किया था अभी? देख के लग रहा होगा ना इजी है, ऐसे लग रहा होगा सभी पढ़ रखा है। अब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर किया था, कब किया था वेरिएशन ऑफ पैरामीटर? सेकंड सेम में। ये देख लो, जनरल थ्योरी ऑफ होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस लीनियर ओडी, सब वही चीजें हैं, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पीडी आ गया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लैग्रेंज एंड चारपिट्स मेथड, ये आपने कर रखा है ग्रेजुएशन में, चारपिट मेथड। कॉशी प्रॉब्लम फॉर फर्स्ट ऑर्डर पीडी, ये क्लासिफिकेशन, ये वाली चीजें थोड़ी अलग हैं जो आपने नहीं पढ़ी होंगी। आपके शायद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो है नहीं ना पेपर एमएससी में। ये देखो, ये जो है ना, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स फॉर लैप्लास हीट एंड वेव इक्वेशन, ये वाला टॉपिक मैंने करवाया था ओडी के अंदर, याद हो तो। हीट एंड वेव इक्वेशन वाला ये टॉपिक करवा रखा है मैंने। सारी चीजें वही हैं, कुछ अलग नहीं है। ये है न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये ना गेट में ज्यादा आता है, नेट के लिए लोग इसे छोड़ देते हैं, इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देने की जरूरत है, एक दो क्वेश्चन ही आता है। अभी बताऊंगी तुम्हें टॉपिक, किस टॉपिक के कितने क्वेश्चन आते हैं। ये कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ तीन चार फॉर्मूले हैं। पता है क्या है, पेपर ऐसा होता है कि इजी क्वेश्चन भी आते हैं और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आते हैं। हमें डिफिकल्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि सी पार्ट में 60 में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो अगर हम हर एक पार्ट में से इजी इजी क्वेश्चन भी पूरी एक्यूरेसी के साथ कर लेना, तो नेट का पेपर हो जाता है क्लियर, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है, ये लास्ट टाइम आपके सिलेबस में था, बट अब सिलेबस चेंज कर दिया, तो शायद इस बार आपके सिलेबस में ये वाला पेपर नहीं है। और ये इंटेग्रल इक्वेशंस, इंटेग्रल इक्वेशन है क्या? पता नहीं, फोर्थ सेम का सिलेबस देखना पड़ेगा क्या है, अभी तक तो नहीं आया। पिछली बार था ये भी सिलेबस में, और ये भी था सिलेबस में। जो लास्ट टाइम सिलेबस था ना, उसके अंदर ये तीनों के तीनों पेपर पढ़ाए जाते थे, बट इस बार जो सिलेबस चेंज हुआ उसमें शायद ये तीन पेपर नहीं है। ये आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे भाई। बाकी इनमें से कुछ ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते, ये दो तो इंपॉर्टेंट हैं, फर्स्ट और सेकंड, ये कैलकुलस वेरिएशन और इंटीग्रल इक्वेशन। बट क्लासिकल मैकेनिक्स में से वही एक दो क्वेश्चन आते हैं, और ये थोड़ा अप्लाइड का पोर्शन आ जाता है, जिसने फिजिक्स वगैरह पढ़ रखी हो, ठीक है। अब ये यूनिट फोर्थ है, ये यूनिट फोर्थ उनके लिए है जिनका टॉपिक स्टैट रहता है, स्टैटिक्स की है ये जो फोर्थ यूनिट है ना, तो इसको जो हमने तो प्योर पढ़ा हुआ है, तो हम तो छोड़ ही देते हैं इसको। बट इसमें से कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि जिसने ऑपरेशन रिसर्च पढ़ रखा हो। अब आपने ऑपरेशन रिसर्च भी नहीं पढ़ रखा, लास्ट टाइम था सिलेबस इन्होंने चेंज कर दिया सारा।
अच्छा मैं बताती हूँ ऑपरेशन रिसर्च में क्या पढ़ना होता है। देखो आपने ना +1 +2 में किया होगा ग्राफ थ्योरी, सॉरी ग्राफ थ्योरी नहीं, ग्राफ किया होगा। ग्राफ में क्या था, वो जैसे दो इक्वेशन दे देते हैं आपको, उसमें आपको ग्राफ बनाना होता है, और उसमें से जब दो वेरिएबल में होते हैं तो आपको कॉमन पोर्शन निकालना होता है। तो इस टाइप से कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क्स में। बाकी अगर ज्यादा वेरिएबल्स में आ जाए तो उसके लिए आपको सिंप्लेक्स मेथड वगैरह यूज करने होते हैं, वो चीज आपने पढ़ नहीं रखी अभी। ठीक है, तो बाकी इतना करने की जरूरत नहीं है। पेपर ऊपर वाली यूनिट्स में से निकल जाता है, मतलब यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, इन 3 यूनिट भी करोगे ना आप, तो इसमें से भी पेपर निकल जाता है इजिली। बट पता है सबसे बड़ी बात क्या होती है, कई बार पूरी तैयारी करने के बाद भी एग्जाम नहीं निकलता। उसका रीजन होता है कि बर्डन ले लेना। कई बार इतना ज्यादा माइंड पे बर्डन हो जाता है कि हम जो चीज सोचने होते हैं ना उस टाइम पे सोच नहीं पाते। इसमें किसी को कुछ पूछना है सिलेबस में, बताओ एक बार। हो गया ना क्लियर? अच्छा, अब मैं बताती हूँ क्या नहीं क्लियर हुआ, बोलो। बोलो क्या अच्छा ओके। तो देखो अब देखते हैं कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आता है। ठीक है, देखो हमारे पास था जो मेन हम कर सकते हैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, रियल एनालिसिस पढ़ रखा आपने, और लीनियर अलजेब्रा, ये वाली चीज ले रही हूँ मैं पहले। पार्ट बी और पार्ट सी का इकट्ठा मिला के बता रही हूँ ये। पार्ट बी और पार्ट सी का सिलेबस सेम ही है, तो पार्ट बी और पार्ट सी में जो रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा है, रियल एनालिसिस के 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको एग्जाम में, और सेम बात है लीनियर अलजेब्रा की। मान लो अगर रियल के 20 आ रहे हैं तो लीनियर के 15 आ जाएंगे, रियल के 15 आ रहे हैं तो लीनियर के 20 आ जाएंगे। इस तरीके से रहता है रियल का और लीनियर का पैटर्न। ठीक है, आप मान लो अप्रोक्सीमेट ये दोनों पेपर भी अगर आप अच्छे से करके जाते हो ना, तो ये 90+ स्कोर करवा देते हैं। 90+, रियल और लीनियर ये दो पेपर मिलके 90+ स्कोर करवा देते हैं। ठीक है, बट 90+ तभी आते हैं जब आप इसका हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से करके जाओ, कुछ भी गलत ना करो और हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ। ठीक है, बट ऐसा नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि देखो हर एक पेपर में ऐसे होता है कि कुछ इजी क्वेश्चंस भी डले होते हैं और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी डले होते हैं। तो देखो कट करके तो हमें क्या करना है कि इजी इजी तो हर एक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से अटेम्प्ट करना है, और साथ में एक डिफिकल्ट कर दो अटेम्प्ट, जो कोई ना करे तो क्या हो जाएगा, आप कट ऑफ से ऊपर चले जाओगे। ठीक है ना, इजी तो सभी करेंगे, तो आपको क्या करना है, डिफिकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिससे आप कट ऑफ से ऊपर आ जाओ। तो यही रहता है, रियल और लीनियर मिलके 90+ स्कोर करवा देते हैं अगर आपने बिल्कुल अच्छे से किया है। और अगर आप मान लो इजी इजी भी कर रहे हो, ठीक है, एक बार हम लगाते हैं फिर देखते हैं हम कितने अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसकी बात भी करेंगे। तो ये आपकी होगी यूनिट फर्स्ट। इसके बाद बात आ रही है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या मॉडर्न अलजेब्रा की। ठीक है, ये ज्यादा स्कोरिंग होते हैं पेपर, इसमें आपके 6 to 8 क्वेश्चन ही मिलते हैं देखने को, जिसमें ग्रुप एंड रिंग आ गया। ठीक है, तो ये पेपर आपको 25+ मार्क्स का होता है। और नंबर थ्योरी तो बिल्कुल ही एक क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, वरना नहीं, 1 to 2 क्वेश्चन ही होंगे। इसके अंदर आपके 3+ मार्क्स का, 3 तो रहेगा, 3 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी ऐसे होता है डिफिकल्ट और इजी क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप अटेम्प्ट कर सकते हो, अटेम्प्ट होगा तो सभी से हो जाएगा, नहीं होगा तो किसी से भी नहीं होगा। मतलब इसके अंदर आप कर लोगे स्कोर अच्छे से, इजीली कर लोगे। इसके अंदर आपके 5 to 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका 25+ स्कोर कर सकते हो आप इसमें से। ठीक है, मतलब इतने मार्क्स का आता है ये। इसके बाद बात आ रही है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब यहाँ से आपके इसके भी 4 to 6 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के भी 4 to 6 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये दोनों पेपर मिला के कितने का 35+ मार्क्स का आता है एग्जाम में। ठीक है, ये दोनों पेपर 35+ मार्क्स के आते हैं। और जो मैं बात कर रही थी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन और एक इंटेग्रल इक्वेशन की, पता है अगर आप ये तैयारी करने लगोगे ना, 2 दिन के अंदर इसकी तैयारी और 1-2 दिन के अंदर इसकी तैयारी, मतलब 4 दिन के अंदर आप ये पेपर पढ़ लोगे। और इसके अंदर कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं बस
2 मिनट भी नहीं लगते, आप देखते ही सोल्व कर दोगे। ठीक है, तो आपको इजी पोर्शन नहीं छोड़ना, ठीक है ना। डिफिकल्ट बेशक मत करो, पर इजी पोर्शन नहीं छोड़ना आपको इन मैथ्स का, क्योंकि वही बात है कि एक एक क्वेश्चन मिलके आपका पेपर क्लियर करवा देते हैं। तो ऐसे नहीं है किसी भी टॉपिक को आप पूरा छोड़ दो, ठीक है ना। जो इजी पोर्शन है वो करना है। 2-2 दिन का पेपर है, अगर आप मतलब ऐसा नहीं है 2 दिन, एक दिन 1 घंटा दिया, एक दिन 1 घंटा दिया तो बोले 2 दिन हमने तो पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। वो फिर अगर 2 दिन दे रहे हो तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, 8-10 घंटे देने पड़ेंगे 2 दिन के लिए। ठीक है, तो ये आपका सीओवी और इंटीग्रल इक्वेशन, यहाँ से आपके 3 to 5 क्वेश्चन आते हैं। मतलब आप लगा लो यहाँ पर ये आपका 13+ मार्क्स इजीली मिल जाते हैं। यहाँ पे 13+ मार्क्स का आपको एग्जाम में मिल जाएगा देखने को। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो आपका ऑपरेशन रिसर्च है, अगर आप ये करना चाहो तो कर लेना। इसका 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, वही मतलब पता है क्या होता है कि अगर तो हम थ्योरी करें और फिर क्वेश्चंस देखें, पहले तो थ्योरी करनी पड़ेगी। पर एक तैयारी क्या होती है कि आप क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग तैयारी करो कि हाँ ये वाली चीज आती है तो पहले ये चीज कर लो। ठीक है ना। अब ये ऑपरेशन रिसर्च है आपका, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है, चाहे वो 3 मार्क्स का है चाहे वो 4.75 मार्क्स का है। ठीक है ना। तो आप उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हो ऑपरेशन रिसर्च, इसमें कुछ नहीं होता। अगर 2 वेरिएबल हो तो ग्राफ मेथड से हो जाता है, वो 3 मार्क्स का आता है। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल हो उसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, तो वो 4.75 मार्क्स में चला जाता है आपका। एक लोग करते हैं मार्क ऑफ चैन वाला, ये स्टैट का पोर्शन है, बट इसके अंदर भी वही चीज है, वही बंदे मदाए 3-4 वो है इसके मेथड। अगर करना चाहो तो इसको कर लो, इसके भी 1-2 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं एग्जाम में, तो कर लेते हैं लोग। फिर वही बात है ना, इतना टाइम भी तो मैनेज करना होता है हमें, ये थोड़े लेंथी होते हैं। तो मैं तो कहूंगी कि अगर इनमें से ही हो पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। अब देखो ये 90 है, 90+ है, तो यहां से मेरे को लग रहा है कि अगर कोई बच्चा बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर रहा है तो 60+ तो आराम से ले सकते हैं। 60 मान लो, ले सकते हो कि नहीं। यहाँ से 60 मान लो आ गए आपके। ठीक है, यहाँ देखो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, अगर आप इसको छोड़ भी रहे हो तो मान लो 10 मार्क्स तो ले ही लोगे, इतना तो आपने एमएससी में पढ़ ही रखा है, 10 मार्क्स का कर लोगे। ठीक है, नंबर थ्योरी का लगा लो 3 मार्क्स। इसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 25+ मार्क्स है, इसके अंदर 15 मार्क्स आपके आ जाएंगे आराम से। ठीक है, ओडीपीडी इसके अंदर अगर बताओ कितने मार्क्स लगाऊं, कितने कर सकते हैं ओडीपीडी के अंदर, सिलेबस तो देख लिया ना। ऐसे करते हैं कॉम्प्लेक्स और ओडीपीडी इनके मिला के अगर मैं 30 मार्क्स लगा लूं, टोटल 30 मार्क्स, जो आप कर सकते हो उसकी बात बता रही हूँ मैं। सीओवी इंटीग्रल ये 13+ मार्क्स का है, तो आप इसके अंदर 8 मार्क्स लगा लो, 2 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे, बिल्कुल इजी। अब देख लो कितने मार्क्स बन रहे हैं यहाँ से, 60 और 10 70, 70 और 39, 70 और 30 100, 100 और 108 111, टोटल अगर तुम इतना भी करते हो तो तुम्हारे 111 मार्क्स। अब पार्ट ए तो रह गया, पार्ट ए में से भी तो 1-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही लोगे। मान लो 6 मार्क्स पार्ट ए में आ गए तो कितने चले गए, 117, मतलब 117 नंबर आ गए तुम्हारे, अगर तुम इस तरीके से भी करते हो तो। समझ में आ रही है बात, बिल्कुल मिनिमम लगाए, देखो 90 में से 60 10, समझ में आ गया। तो इस तरीके से रहता है नेट का, बस मेन चीज ये रहती है कि आप एग्जाम में एक तो बर्डन ना लो, और दूसरी बात कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से सिलेक्ट करो। टफ के ऊपर मत जाना, जाते तुमने एक ऐसा क्वेश्चन उठा लिया जिसके ऊपर तुम्हारा 1 घंटा लग गया। ठीक है ना, जाते तुमने एक ऐसा क्वेश्चन जिसके ऊपर 1 घंटा लग गया, अब तुम्हारा अब तो मेरा होगा नहीं, 1 घंटा तो यही चला गया। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन देखना होता है, ढूंढना होता है आपको, मेन चीज है क्वेश्चन ढूंढने होते हैं कि जो इजीली सोल्व हो जाए। कर दो इसको रब, कुछ पूछना हो तो बोलो। पूछना है किसी को कुछ। ठीक है, तो मैं एक तो एडवाइस दूंगी कि स्टार्टिंग करना लीनियर अलजेब्रा से, जहां आपका मैट्रिक्स का टॉपिक आए। मैट्रिक्स पढ़े, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आते हैं आपके अलजेब्रा में, फिर रैंक के ऊपर जाना। हाँ, 3 3 आवर्स, 3 आवर्स, 3 घंटे, 3 घंटे होते हैं आपके पास। पता है क्या होता है, अगर आपकी तैयारी है ना सब्जेक्ट की, तो सबसे पहले चलो वो तो बाद की बात है, तैयारी करने के बाद बताऊंगी वो तो।
चलो अब एक बार मैं बता देती हूँ कट ऑफ कितनी कितनी रहती है, मतलब आपको टारगेट भी तो बना के चलना है कितने मार्क्स चाहिए। ठीक है, देखो जनरल होती है ना। हाँ हाँ बिल्कुल सेंड कर दूंगी मैं। देखो जो जनरल होता है ना, अगर वो टारगेट बना के चले ना, नेट की बता रही हूँ मैं, जेआरएफ की नहीं बता रही, ये नेट की बता रही हूँ। मतलब वो टारगेट बना के चले इतने मार्क्स का, जनरल वाले, इनकी कट ऑफ इतनी रहती है। बट इस बार जो एग्जाम हुआ था ना, कट ऑफ नीचे जाएगी। EWS इसकी जाएगी 93 to 94 रहती है इसकी, नेट की। मतलब टारगेट बना के चलना अपना इतना, तो ये तो मैं बता रही हूँ, इससे ज्यादा ही बना के चलना। ओबीसी कट ऑफ रहते हैं 92 to 93। एससी वालों की कट ऑफ रहती है 73 to 74। एसटी वालों की रहती है 56 to 57। और एक होते हैं पीडब्ल्यूडी, उनकी रहती है 55। ये आपकी कट ऑफ रहती है। तो मतलब आपको इस तरीके से टारगेट करके चलना है कि मुझे इतने, ये 110 का टारगेट लेके चलेंगे, 110 का नहीं 120 का लेके चलना, तब कट पीट के 110 आएंगे। ठीक है ना, इस तरीके से रहती है आपकी कट ऑफ। ठीक है, और कुछ पूछना है? मैंने तो अपनी तरफ से सारा बता दिया।